ये हमारे लोकेशन एंड एक्सटेंड का सेकेंड लेक्चर। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में अगर मैं बात करूं उसके बारे में बताया था, दोनों ही कंट्रीज की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिडी टूल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये हमारे लोकेशन एंड एक्सटेंड का सेकेंड लेक्चर, जहां पे आज हम पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाए थे, साथ ही साथ मैंने आपको इंडिया और ब्राजील के बारे में कुछ जो पॉपुलर चीजें थी उसके बारे में बताया था, और साथ ही साथ मैंने उनकी लोकेशन के बारे में भी आपके साथ क्या बात किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या बात करने वाला हूं, बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपसे इन दोनों ही कंट्रीज की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी, इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करने वाला हूं, उनकी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते और चीजों की शुरुआत करते और समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों ही कंट्रीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके का था। सबसे पहली चीज मैं बात यहाँ पे करूंगा इंडिया की। ऑलरेडी इंडिया के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कई बार सुना भी है। ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में आपने पूरा इतिहास, जो पूरी हिस्ट्री थी वो इंडिया के ऊपर ही पढ़ी है, तो आपको बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी नॉलेज है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो पहला क्या हुआ है कि पहला ये लिखा है कि इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश फॉर अराउंड 150 इयर्स। ये हम सभी को पता है कि अंग्रेज जो थे हमारे भारत देश पे आए थे, उन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। आए तो ट्रेड के मकसद से, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना कब्जा क्या जमाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद उनके कई सारे ऐसी मिसलीडिंग एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से हम इंडियंस को बहुत ज्यादा इश्यूज और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या फेस करने पड़ती थी। ठीक है, हमने ये सारी चीजें क्या हमने देखी भी और पढ़ी हुई भी है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, इंडिया को फ्रीडम कभी मिला ईयर 1947 को, हाँ, लेकिन इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कभी अडॉप्ट किया, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। साथ ही साथ इंडिया को फ्रीडम कभी मिली 15 अगस्त को मिली, ये चीज ध्यान रखना। 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। और हम हमारा रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को हम हमारा रिपब्लिक डे क्या बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो थर्ड क्या चीज है कि इंडिया जब आजाद हुआ, ठीक है, हालांकि जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था तो सभी देशवासियों को क्या लगता था, सभी देशवासियों को यह लगता था कि जो इंडिया है एक बार आजाद हो जाएगा तो उसके सभी जो दुख है, उसके सभी जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे वो हट जाएंगे। बट चीजें ऐसी नहीं थी। आजादी मिलने के बाद भी इंडिया को कई सारे प्रॉब्लम्स क्या फेस करने पड़े। जो सबसे पहला प्रॉब्लम और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया को फेस करना पड़ा था वो था पार्टीशन। सही बात है, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, वो पार्टीशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे पहली प्रॉब्लम थी जो इंडिया ने फेस की थी। अब दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम जो थी हमारी थ्री वॉर्स। कौन से वॉर्स? सबसे पहली चीज 1962 की वॉर की हम बात कर लेते, जो इंडिया ने फेस किया था आपके चाइना की वजह से। दूसरी अगर मैं चीज की बात करूं तो दूसरा क्या था आपका, इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी वो वाली हमारी लड़ाई ले लेते। फिर उसके बाद अगेन जो हमारा बांग्लादेश के फॉर्मेशन में जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, वो और ले लेते। अब ये जो वॉर्स हुए थे, ये वॉर्स कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस लेकर आए। ठीक है, क्योंकि जब वॉर होता है तो बड़ा ऑब्वियस बात है बहुत नुकसान होता है, लाइफ का नुकसान होता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशन भी जो होती है वो कंट्री की बहुत ज्यादा क्या बिगड़ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 1950s और 1960s में यहाँ पे देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा नहीं था, जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज भी हमें हमारी कंट्री में क्या देखने मिली। तभी जाके तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो आपका यहाँ पे हमें सामने देखने मिला था। और फिर तीसरा क्या बोला गया? अदर इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि हमारी जो कंट्री थी वो इकोनॉमिक क्राइसिस भी क्या फेस कर रही थी। अब जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते तो हमारी कंट्री जो थी वो इकोनॉमिक इश्यूज फेस कर रही थी, जिसकी वजह से हमने उसे सुधारने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी अपनाई ईयर 1991 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इवन विद सो मेनी प्रॉब्लम्स इंडिया इज नाउ अ फास्ट डेवलपिंग कंट्री। सही बात है, हालांकि हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की, यहाँ तो मैंने कुछ जिस्ट ही दिया है, लेकिन उसके अलावा भी हमने कई सारी प्रॉब्लम्स फेस की है, कई सारे इश्यूज हमने फेस किए हैं। ठीक है, जिसको सुधारने के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत की। जैसे मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की ही बात कर लूं, हमने 5 years प्लान अडॉप्ट किया, फिर इसके हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की, जहां पे हमने कोशिश की कि कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की जो स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति है वो सुधारी जा सके। फिर नेक्स्ट क्या है, आज के डेट में इंडिया को एक बिग मार्केट देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में।
साथ ही साथ इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए कई सारे बदलाव किए। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया आपका 5 इयर्स प्लान और आपकी ईयर 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी आ रहे हैं। फिर साथ ही साथ कई सारे रूल्स और सिस्टम्स में भी चेंज किया था। आज के डेट में इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया को एज ए यंग कंट्री देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी पॉपुलेशन है? वो यूथ की पॉपुलेशन। अब सवाल ये उठता है कि सर यूथ की पॉपुलेशन कैसे? अब यहाँ पे समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे जब मैं बात करता हूं, देखो पॉपुलेशन को जब भी डिवाइड किया जाता है तो पॉपुलेशन को आपको 3 स्लैब्स में डिवाइड किया जाता है। आपका 0 to 14, ठीक है, एक 15 to 59 और एक होता है 59 एंड अबव, ठीक है। ये स्लैब्स में आपको डिवाइड किया जाता है। अब जब ये स्लैब्स में डिवाइड किया जाता है तो ये जो दो पॉपुलेशन होती है यानी 0 to 14 वाली और 59 वाली, इन पॉपुलेशन को हम अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोलते हैं। क्यों अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोलते हैं? क्योंकि ये जो दो पॉपुलेशन होती है, जो दो स्लैब्स की पॉपुलेशन होती है, ये किसी भी तरीके से अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे पैसे क्या अर्न किए जा सके या फिर उनके एफर्ट्स को मॉनेटरी में क्या कन्वर्ट किया जा सके। बट ये जो 15 to 59 वाली जो पॉपुलेशन होती है, ये कंप्लीटली क्या होती है? प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। ये कंट्रीब्यूट कहाँ करती है? कंट्रीब्यूट आपके देश के, ठीक है, मनी को, इनकम को जनरेट करने में क्या हेल्प करती है, ठीक है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री को यंग पॉपुलेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी कंट्री में जो 15 से लेकर 59 वाली जो एज का जो स्लैब है, ये पॉपुलेशन का जो स्लैब है, ये पॉपुलेशन के स्लैब क्या है? सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा हमें दिखाई देते। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने आपको जो है इंडिया के बारे में चीजें एक्सप्लेन कर दी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ब्राजील। हमने इंडिया के बारे में चीजें समझ ली, लेकिन हमें साथ ही साथ हमें ब्राजील के बारे में भी चीजें समझनी पड़ेंगी। उनकी क्या चीजें है, क्या दिक्कत है, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ब्राजील की बात करो। ब्राजील का क्या बोला गया कि ब्राजील वाज रूल्ड बाय द पोर्चुगल फॉर ओवर 300 इयर्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 300 इयर्स दिया गया कि 300 साल दिया है। बट जब मैंने गूगल चेकआउट किया है, ठीक है, मैंने अलग अलग साइट चेक किया है, तो यहाँ पे मेरा काउंट जो आया है, जो ब्राजील था वो 1500 से लेकर आपका कुछ 1822 तक आपके किसके? पोर्चुगीज के रूल में था। किसके? पोर्चुगीज। तो यहाँ पे जो ईयर होता है वो 322 ईयर्स क्या होता है। तो जो ब्राजील था वो पोर्चुगीज के रूल के अंदर 322 साल क्या उनका गुलाम रहा है, ठीक है, उनके हिसाब से चला है, उनकी चीजों को फॉलो किया है। साथ ही साथ पोर्चुगीज का ब्राजील के जो कस्टम्स है, जो कल्चर थे, जो ट्रेडिशन था, जो लैंग्वेज था, उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट क्या होल्ड रहा है। साथ ही साथ अब ब्राजील को इंडिपेंडेंस कब मिली? आपका ईयर 1822 में मिली। ठीक, सिर्फ इतना ही नहीं, ईयर 1930 यानी ठीक 8 साल बाद ईयर 1930 से लेकर 1985 तक जो ब्राजील था वो आपके रूल ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट, मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर था। जहां पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उनकी आर्मी की जो रिजीम थी, उनके जो लीडर्स थे वो कंट्री को चला रहे थे, वो कंट्री की पॉलिसीज को क्या फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन द लेट 1990s, ठीक है, ब्राजील फेस बिग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बट मैनेज टू कम आउट ऑफ देम। अब यहाँ पे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोला गया कि ब्राजील जो था बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया था। कैसे आ गया था उसको थोड़ा सा समझेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया मैंने, कि जो ब्राजील था, ब्राजील किसके रूल के अंदर था? मिलिट्री गवर्नमेंट के रूल के अंदर था। अब देश का क्या विकास करना है, देश का किस तरीके से डेवलप करना है, देश को कैसे तरक्की के आगे के रास्ते पे लेके जाना है, ये सारी चीजें डिसाइड कौन कर रहा था? ये सारी चीजें डिसाइड कर रही थी मिलिट्री गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी। अब हुआ क्या कि अब ग्रोथ ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है, ऐसे ही देश आगे तो बढ़ नहीं जाएगा। और 8 साल ही हुए थे देश को आजाद हुए, ठीक है, तो देश के पास इतने फंड भी नहीं थे। तो मिलिट्री गवर्नमेंट क्या कर रही थी? आपके ग्लोबल मार्केट से उन्होंने कुछ फंड क्या लिए थे? आपके एज अ लोन लिया था। अब हुआ क्या? हुआ ये चीज कि धीरे धीरे जो ग्लोबल मार्केट में जो ये रेट था, जो इंटरेस्ट का रेट था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चीज क्या हो गई? जिसकी वजह से चीज ये हो गई कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, ये जो डेब्ट था, ये डेब्ट पे ही कर नहीं पाया, डेब्ट पे ही नहीं कर पाए। ये जो लोन उन्होंने लिया था, ये लोन वो पे ही नहीं कर पा रहे थे। और धीरे धीरे जो महंगाई थी वो बढ़ती जा रही थी, और देश में धीरे धीरे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी कि इवन जो बेसिक नीड्स की जो चीजें थी वो भी लोगों को बहुत कॉस्टली मिलता था, बहुत महंगे मिलता। और धीरे धीरे जो ब्राजीलियंस, उनका जो विश्वास था अपनी ही करेंसी पे, वो उठता जा रहा था।
अब हालांकि इस स्थिति को सुधारने के लिए ब्राजील ने कई सारे स्टेप्स लिए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि 3 से 4 बार कि उन्होंने अपनी करेंसी ही बदली। ठीक है, आज जाके जो करंट में ब्राजीलियन रियल आपका जो उनकी करेंसी वो होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राजील ने क्या किया, मैनेज किया और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी किया। नाउ ब्राजील इज सीन एज अ कंट्री दैट कैन हेल्प इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये चीज बोले कि आज देखा जाता है कि जो ब्राजील है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में। कैसे, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ब्राजील जो है वो वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, हेवीली रिसोर्स्ड एरिया है आपके नेचुरल रिसोर्स को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो टेक्निकल चीज होती है, जो मैकेनिकल आर्टिफैक्ट्स वाली जो चीज है, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट वाली जो चीज है, वो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा धीरे धीरे में डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल बोला जा रहा है कि ये ब्राजील क्या प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो समझा दिया है। यहाँ पे हमारा पूरा जो चैप्टर वो खत्म होता है। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।